क्या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में अपनी मिसाइल्स तैनात करने जा रहा है? खबरें तो कुछ ऐसी आ रही हैं। क्या पाकिस्तान अपनी मिसाइल्स को सऊदी में तैनात करने जा रहे हैं? तो निशाना कौन होगा? निशाना सबको पता है कौन है। वैसे भी पाकिस्तान की फौज की बड़ी टुकड़ियां हमेशा सऊदी में रहती हैं और उनके लोगों को ट्रेन भी करती हैं, ये सबको पता है। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है एक्चुअली। और उनके बीच में जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसको लेकर अब शायद अमेरिका भी थोड़ा सा पीछे हटता नजर आ रहा है कि भाई उसके ऊपर जो यकीन था कि अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करेगा तो अमेरिका मुझे बचाएगा, लेकिन कतर के अंदर जब अमेरिका कतर को बचाने नहीं आया और इसराइल को अटैक करने दिया, और अब बहाने बनाता है नहीं नहीं हमास का खत्म होना जरूरी है लेकिन मुझे कतर के ऊपर अटैक करना पसंद नहीं आया। लेकिन क्या आपने इसराइल को कह दिया कि आज के बाद नहीं होना चाहिए? नहीं, नहीं कहा, कहेगा भी नहीं। तो भी वो इसराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। और मार्को रूबियो जब वहां पे आए थे कि सब कुछ होने के बावजूद, खतर होने के बावजूद भी अमेरिका मजबूती से इसराइल के साथ खड़ा रहा है। लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन्होंने अब मुझे लगता है कि इस रंग दिखाने शुरू किए और उनका कहना है कि मैं अब अमेरिका पे डिपेंड नहीं कर सकता हूं। मैं आपकी जो एटॉमिक जो सिक्योरिटी है मैं उस पर भी अब डिपेंड नहीं कर सकता। मुझे नई जियो पॉलिटिकल जो रियलिटी है उसके अंतर्गत मुझे भी एक सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। और ये समझौता हैरानी में डालने वाला नहीं है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट 75 ईयर से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है इसमें। और क्या वहां पर जिसे क्या कहते हैं कि कुछ डिप्लॉय किया जा सकता है? बिल्कुल, इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है। 1960 में भी पहली बार पाकिस्तान की आर्मी सऊदी अरब आई थी। उसके बाद 1979 में भी पाकिस्तान और सऊदी करीब आए थे। 1991 में भी इराक की कुवैत पर जब वॉर हुई थी तो पाकिस्तान ने फौजी दस्ता सऊदी अरब भेजा था। इसके बाद सऊदी और इस्लामिक जो पूरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भी शामिल हुआ था, जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का संगठन है। और 2018 में भी 1,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स सऊदी गए थे, सऊदी के ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए। जी हाँ, उनके ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर सऊदी का अपना जो फैसला है वो कितना बड़ा है और वो पाकिस्तान के ऊपर ही क्यों रिलाई कर रहा है, क्यों डिपेंड कर रहा है? क्या पाकिस्तान अपनी मिसाइल्स अब सऊदी के अंदर तैनात करने जा रहा है? क्या उसको मंजूरी मिल गई है? अब ये तो अंदर की खबर है, कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन हाँ, अब छन छन कर खबरें जो हैं वो बाहर आनी शुरू हो रही हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ तो ऐसा है अंदर जिसमें सऊदी अरब को लगता है कि मुझे किसी एक एटॉमिक पावर जो कि इस्लामिक पावर भी है उसके ऊपर रिलाई होना पड़ेगा। और वो हो सकता है कि बुरे वक्त में मेरे काम आए। इसराइल के साथ पुरानी दुश्मनी है और वो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। और अगर सऊदी यस करता है तो फिर पाकिस्तान सऊदी की जमीन से बहुत आराम से इसराइल के ऊपर अटैक कर सकता है। या वैसे तो पाकिस्तान के पास इतनी पावर है कि जो मिसाइलों के द्वारा कि वो पाकिस्तान से ही एक्चुअली देखा जाए तो इसराइल को अटैक कर सकता है, तो उसको सऊदी जाके करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पे डबल हो जाएगा ताकि एक डेटरेंट होता है, एक मेंटल प्रेशर होता है, वो उसके ऊपर लागू करना चाहते हैं। चाबहार पोर्ट तो ईरान का भारत के हाथ से चला गया, सबने देख लिया और सैंक्शंस लगा दी। और जो परमिशन दी हुई थी भारत को, अमेरिका ने वो वापस ले ली। अब खबर यह है कि चाबहार पोर्ट भारत का तो लॉस हो गया, हजारों करोड़ लगाने के बाद चाइना के पास जा रहा है। और चाइना तो डरता नहीं भैया, सैंक्शन लगाओ या जो मर्जी करो, उसका कहना है कि मैं उसे हैंडल करूंगा, जिसके जो दिल में दम आता हो मुझे रोक के दिखा ले। ये एक बड़ा मुझे लगता है कि विचित्र सी स्थिति पैदा हो गई है कि इंडिया की मेहनत, इंडिया के फ्रूट्स खाने वाला चाइना। इंडियन एयरफोर्स के मिग 21 जिसे फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाता है कई सालों से या डेकेड से, जिसमें सैकड़ों हमारे पायलटों की जान गई है, वो अब 26 तारीख को यानी कि परसों रिटायर हो जाएंगे और 2 स्क्वाड्रन भारत के और कम हो जाएंगे। अब भारत के पास जो बची खुची स्ट्रेंथ है वो ले दे के सिर्फ 31 स्क्वाड्रन से घटकर 29 स्क्वाड्रन पे आ जाएगी।
रुपया आईसीयू नहीं, शमशान घाट में पड़ा हुआ है। 88 रुपए 80 पैसे के आसपास रुपया चल रहा है, जो कि अपने आप में जस्ट 89 को टचिंग आप कह सकते हो। अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन ने कुछ बहुत बड़ी संख्या में मिसाइल्स छोड़कर टेस्टिंग किया है। अब ये अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है और किसकी ओर इशारा है, किसको डराया जा रहा है? इसके अलावा ट्रंप और एर्डोगान की, जो कि टर्की के प्रेसिडेंट है, उनकी मुलाकात हुई है। हम बात थोड़ी देर में थोड़ा लद्दाख के बारे में भी करेंगे, जो जनजी का आंदोलन हुआ है जिसमें 4-5 लोग मारे गए हैं, और सरकार के खिलाफ गुस्सा लावा उबलता हुआ हमने क्या कहते हैं कि लद्दाख की सड़कों पर देखा। यह शायद ट्रेलर है, भारत को चेतावनी है, भारत के युवाओं की और जनजी की, कि डोंट टेक अस ग्रांटेड, हमारे हक और हुकूक वापस करो। पहली खबर आप सबका स्वागत करते हुए गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज बात करेंगे पहले चबहार पोर्ट के ऊपर। जी हाँ, चबहार पोर्ट जो है ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि इट्स ए गेन फॉर चाइना। अब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो एग्जम्पशंस इंडिया को मिली हुई थी, वो सारी की सारी वापस हो गई हैं। दे हैव टेकन द डिसीजन टू टेक बैक द एग्जम्पशंस गिवन टू इंडिया ऑन चबहार पोर्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें फायदा अल्टीमेटली जिसे कहते हैं कि चाइना को कैसे हो रहा है। देखिए, हिंदुस्तान ने पहले ही सैंक्शंस के चक्कर में ईरान से अपना तेल लेना बंद कर दिया था, ये सबको पता है, लेकिन चाइना ने बंद नहीं किया था साहब। चाइना आज भी ईरान से तेल लेता है और एकमात्र बड़ा देश है जो वहां से तेल खरीदता है। और अमेरिका को पता है कि वो तेल लेता है, लेकिन चाइना क्या कहता है अमेरिका को, तू जा तेल लेने, मैं नहीं मानता तेरी बात, भाड़ में जा, और मुझे कैसे पेमेंट कर रही है मैं कर दूंगा। वो उसको हथियार भी सप्लाई करता है, बाकी चीज़ें भी सप्लाई करता है, साजो सामान भी सप्लाई करता है तेल के बदले में। तो एक तरह से बार्टर सिस्टम है। तो चाइना परवाह बिल्कुल भी नहीं करता है। वैसे भी यूनाइटेड नेशन के अंदर जो लैम्बास्ट किया है चाइना ने, अल्टीमेटली वो भी देखने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चबहार पोर्ट, जिसके ऊपर इंडिया ने हजारों करोड़ उस टर्मिनल्स के ऊपर खर्च किए, डेवलप किया पिछले 20-25 सालों में, आज वो हिंदुस्तान के हाथों से निकल गया। और ईरान को भी ऐसा देश नहीं चाहिए हैंडल करने के लिए जो डर डर के काम करे। अल्टीमेटली ये अब चाइना का गेन होने जा रहा है। चाइना इज गोइंग टू हैंडल, जो कि सूत्र बता रहे हैं, चबहार पोर्ट को हैंडल करेंगे। और एक किस्म से पका पकाया जो फ्रूट है, पका पकाया फ्रूट, वो साहब अब चाइना की झोली में आके पड़ा और नुकसान हमारा हो गया। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। सच कहा जाए तो बहुत दुख होता है कि भारत के अंदर उतनी ताकत नहीं है कि वो डिप्लोमेटिकली अमेरिका के सामने खड़ा हो सके, लेकिन चाइना में उतनी ताकत है कि खड़ा भी हो सके और अमेरिका को धमका भी सके और कह भी सके, जो मेरी मर्जी होगी मैं करूँगा, तुझे जो करना है तू करके दिखा और फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। कहते हैं ना साहब, जो समर्थ है उसको तो भाई कोई कुछ कह नहीं सकता, जिसके हाथ में डंडा है उसे कोई क्या कहेगा अल्टीमेटली। MiG-21 फ्लाइंग कॉफिन, जी हाँ, सैकड़ों जाबाज यूथ पायलट्स की जान लेने वाला अल्टीमेटली MiG-21 की विदाई हो रही है। और हम 1960 का प्लेन 2025 तक उड़ा रहे थे, 65 सालों बाद भी शर्म की बात है। और ऐसा लगता है कि जैसे अगर आपको मैं कहूँ कि एक एयरफोर्स के चीफ ने कहा था कि अगर आपसे कहा जाए कि 1960 की कार अगर आज 2024-25 में आप चलाना चाहें सड़कों पे, तो क्या आप चला पाएंगे? 1960 की कार नहीं। लेकिन तब एयरफोर्स चीफ ने कहा था कि मैं आज भी 1960 का प्लेन उड़ा रहा हूं, आप मेरे हालत देखो, मेरी कंडीशन देखो कि मैं उसको क्यों उड़ा रहा हूं और मेरे ऊपर कितने प्रेशर है उसको उड़ाने के लिए। अब ये परसों 2 स्क्वाड्रन खत्म हो जाएंगे और जो हम पेपर में दिखाते थे हमारे पास 31 स्क्वाड्रन है, इन एक्चुअलिटी हमें 42 स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन सिर्फ 31 थे। अब 2 ये जो पेपर पे थे वो भी चले जाएंगे, अब 29। और इसमें से भी कई स्क्वाड्रन ऐसे हैं जो कि खासतौर से वॉर में जाते नहीं, जैसे कि जैगवार्स को फाइट में नहीं भेजा जाता, वो अब ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो एक किस्म से वो भी युद्ध में यूज़ नहीं किए जा सकते। इस युद्ध के अंदर जो पाकिस्तान भी हुआ था वहाँ पर तेजस का भी यूज़ नहीं किया गया था, जबकि हमारे पास तेजस के शायद 1 या 2 स्क्वाड्रन है अर्ली इंजन्स के साथ, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं है कि शायद जिनको वॉर में झोंका जा सके। हो सकता है यही कारण होगा, इससे ज़्यादा क्या हो। लेकिन हम तो खुशी से कहेंगे कि भाई MiG-21 बाय बाय टाटा,
बहुत देर की मेहरबान, आते आते जाओ चले जाओ, बहुत हो गया। इसके बाद अगली खबर पे आते हैं। रुपया आईसीयू में पहुंच गया साहब, 88 रुपए 80 पैसे के आसपास ये चल रहा है। और आईटी सेक्टर हो या बाकी सेक्टर हो, और भारत की जो इकोनॉमी है जिसके अंदर एक किस्म से कहा जाए तो दीमक लगा हुआ है, लेकिन दुनिया को बताया जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी बम बम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो अंदर से जर्जर है, उसको दीमक लगा हुआ है। लेकिन आपको जो पिक्चर दिखाई जा रही है वो सिर्फ 10 करोड़ भारतीयों की पिक्चर दिखाई जा रही है, जो मिडिल क्लास है या जो अपर मिडिल क्लास है। बाकी लोग तो भीख की 5 किलो अनाज के ऊपर जिंदा है। 80 करोड़ तो 5 किलो अनाज दे के जिंदा रखा जा रहा है। तो साहब आप सोच सकते हो कि हमारे देश की क्या हालात हैं। और अब एक सबसे बड़ी बात क्या है कि मोदी जी के कंट्रोल में तो जीडीपी के डेटा भी हैं, तो नकली डेटा पेश कर सकते हैं। जो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के डेटा है वो भी मोदी जी के हाथ में, उनके ऑफिसर्स बैठ के डिसाइड करते हैं कि महंगाई कितनी है, कितनी बतानी है, कितनी छुपानी है। लेकिन एक ये डेटा ऐसा डेटा है जो कि खासतौर से कि रुपये की कीमत क्या होगी डॉलर के मुकाबले, वो इंटरनेशनल बास्केट का हिस्सा है। और इंटरनेशनल बास्केट मोदी जी के अंडर में नहीं आती, वो अपने तरीके से काम करती है दुनिया में। अब उसके ऊपर जब कंट्रोल नहीं है तो वो भारत की इकोनॉमी का जो असली आईना है वो आपके सामने लेकर आता है। और वो असली आईना ये है कि भारत का आईटी सेक्टर टूट रहा है। भारत के ऊपर जो सैंक्शंस आई हैं अमेरिका के आईटी सेक्टर के ऊपर, उसकी वजह से ना केवल वो टूट रहा है बल्कि रुपया टूट रहा है। और 88 रुपये 80 पैसे के आसपास आने का मतलब हुआ जो बाकी हमारी करेंसी थी वो तो पहले ही टूट चुकी थी। एक साल में करीब करीब 15% हमारी करेंसीज टूटी हैं, खासतौर से अगर पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले देखा जाए, यूरो के मुकाबले देखा जाए। लेकिन डॉलर के मुकाबले इतना डाउनफॉल नहीं हुआ था, लेकिन अब वो भी शुरू हो गया यहाँ पर। तो 88 रुपये 80 पैसे में जो हमारी सो कॉल्ड स्टम रूपी है बस 89 टच करने जा रहा है, और 100 रुपये से भी ज़्यादा दूर नहीं है। और मोदी जी थोड़ा टाइम और बने रहे तो ये 100 तो क्या 100 से ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि चंद लोगों को बेनिफिट देके और बाकी लोगों के साथ एक किस्म से क्या कहना गरीब रखना यहाँ पर, और अपने 2 दोस्तों को अडानी अंबानी की सब पैसे दे देना, सारे कॉन्ट्रैक्ट दे देना, सब फैक्ट्रियाँ दे देना। आप समझ सकते हो कि इतना दोगलापन, इतना सो कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव, इतना सपोर्ट अपने गुजराती 2 आदमियों के लिए, वो भी 2 गुजरातियों के द्वारा, अमित शाह और मोदी के द्वारा, शर्मनाक है इंडिपेंडेंस इंडिया में। लेकिन मोदी और शाह वो सिर्फ गुजरात के लिए काम करते हैं, वो भारत के लिए काम नहीं करते हैं। अब आते हैं कि अमेरिका की जो सो कॉल्ड आर्मी है उसने कुछ फायर किया है, जिसे क्या कहते हैं कि एटॉमिक मिसाइल्स को फायर किया है अटलांटिक ओशन के अंदर। निशाने पर कौन है, रशिया या चाइना? और अटलांटिक ओशन में 4 ट्राइडेंट 2 D5 मिसाइल्स का टेस्टिंग किया गया। यह टेस्टिंग 17 और 21 सितंबर के बीच में किए गए। और ट्राइडेंट 2 D5 अमेरिका की सबसे पावरफुल मिसाइलों में से एक है, जिन्हें ये सबमरीन से, एटॉमिक सबमरीन से फायर कर सकते हैं। और ये एक बार में 8 टारगेट पर सो कॉल्ड से कहते हैं कि एटॉमिक बम वहां पर गिरा सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर कोई वॉरहेड नहीं लगा हुआ था, और एक ही लॉन्चिंग में इसमें से 8 क्लस्टर मिसाइल्स निकलती हैं जो अलग अलग जगह पे जाके निशाना बनाती हैं। कहने को तो क्लस्टर मिसाइल्स दुनिया में बैन है, क्लस्टर बॉम्बिंग भी दुनिया में बैन है, लेकिन हमने ईरान को भी क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल करते देखा, हमने रशिया को भी देखा। और जो लेटेस्ट मिसाइल रशिया की आ रही है वो भी क्लस्टर मिसाइल्स के रूप में आ रही है, और अमेरिका भी वही कर रहा है। तो इस दुनिया में अब नॉर्म्स या परंपरा या कन्वेंशन नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई है। चाइना ने अभी रिसेंटली अपनी मिलिट्री परेड के अंदर इन हथियारों का जो मुजाहिरा किया है वो सबको पता है। अब ट्राइडेंट 2 D5 जो है, ये मिसाइल्स का जो टेस्टिंग हुआ है, इसकी जो रेंज है वो बता देता हूं, 7,500 माइल से ज्यादा। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 12,000 किलोमीटर, 12 से 14,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। यानी कि पूरी की पूरी दुनिया उसके अंडर में आ जाती है। और एक साथ एक मिसाइल अपने साथ 7 से 8 वॉर हेड ले जाते, जो अलग अलग एरियाज में जाके वो क्या कहते हैं कि हिट कर सकती हैं। इसकी कुछ फुटेज भी दिखाई गई हैं, हालांकि इसमें एटम बम नहीं डाले गए थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस किस्म की जो ओहियो क्लास की जो 14 पनडुब्बियां उनके पास हैं, 14
सबमरीन्स हैं उनके पास, ओहियो क्लास की हैं, और इसमें जो भी एटॉमिक न्यूक्लियर जो सबमरीन है उसके अंदर 20 ट्राइडेंट 2D5 मिसाइल्स एक पनडुब्बी में आ सकती हैं। जी हाँ, 20 मिसाइलें एक सबमरीन में आ सकती हैं। ये काफ़ी बड़ा है, और 14 है तो इसके 280 मिसाइलें साहब वो ले जा सकते हैं जिनके ऊपर एटम बम लगे हों। भाई साहब खतरनाक इरादे हैं तो बिल्कुल ही। अब क्या कहा जाए, अल्टीमेटली दुनिया तो ऐसा लगता है कि जैसे विनाश के कगार पर आ रही है। इस बीच एर्दोआन और ट्रंप के बीच के रिश्तों में बड़ी गर्माहट आ रही है, और सुना है कि उसको F-35 भी देने की बात हो रही है। अल्टीमेटली ट्रंप का इरादा क्या है? ट्रंप का इरादा माल बेचना है। मैंने एक और खबर दी थी कि जहां पर यह भी कहा जा रहा है कि एर्दोआन बड़ी मात्रा में बोइंग फ्लायर जो प्लेन्स हैं वो खरीदने की भी बात कर रहे हैं, और अब उनका एक यहाँ पर दौरा होने जा रहा है। अब कमाल की बात है कि जो टर्की है वो पाकिस्तान का साथ भी देता है पूरा का पूरा, और चाइना का साथ भी देता है। वो ब्रिक्स के मीटिंग में भी जाते हैं वहाँ पर, और साथ में ये बाकी मीटिंग्स को भी सपोर्ट करते हैं। नेटो का तो मेंबर है ही वो, तो एकमात्र नेटो मेंबर जो ब्रिक्स के साथ भी थोड़ा लिंक बनाकर रखता है। बाइडन के टाइम में थोड़ा सा एर्दोआन के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। वो एर्दोआन को बड़ा एक तानाशाह समझते थे और बड़ा क्रूअल समझते थे। अब ट्रंप कहते हैं कि एर्दोआन अच्छे आदमी हैं क्योंकि उन्होंने कुछ वादा किया है कि अब F-35 प्लेन देंगे, और साथ में बहुत सारे क्या कहते हैं कि हम बोइंग प्लेन भी आपसे खरीदने जा रहे हैं। अब कितने बोइंग प्लेन होंगे पता नहीं, लेकिन टर्की के ऊपर बड़ी नरमी दिखाई जा रही है और भारत के साथ जो है बड़ी सख्ती दिखाई जा रही है। देखिए साहब, इस दुनिया में सब कुछ जो है ना, ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट होने के नाते जो इस समय क्या कहते हैं कि ट्रंप कर रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ अमेरिका का माल बेचना है और कुछ नहीं, और उसके लिए जो भी हो वो करने को तैयार है। तो टर्की अपनी लोकेशन के लिए बड़ा फेमस है, क्योंकि वो बिल्कुल एक किस्म से कहा जाए तो एशिया और यूरोप के बीच की कड़ी है, एक किस्म से लिंकेजेस हैं। तो स्ट्रेटजिकली देखा जाए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे